नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ महान्यायवादी और महाधिवक्ता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैग की। दोस्तों, जो कैग है, कंप्यूटर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसकी चर्चा होगी। एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक आर्टिकल्स को, और उसकी जितनी भी थ्योरी है, जो हमारे नोट्स हैं, उनके साथ आपके साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। उसके बाद जितने भी प्रश्न को उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर में, सारे पीवाईक्यूज को, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन सब पर चर्चा होगी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही तरीके से जितने भी इवन एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी है, पीसीएस है, स्टेट पीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी उत्तराखंड, या आरओ का जितने भी मेंस एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है दोस्तों। तो मिस मत करना, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। पहले मैं चर्चा करने वाला हूं, थोड़ा सा समराइजेशन देता हूं, समरी आपको बता देता हूं। देखिए, बात करेंगे अब अटॉर्नी जनरल, यानी कि जो महान्यायवादी हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में जो अटॉर्नी जनरल है दोस्तों, मैं समरी कर रहा हूं अभी, ठीक है। जो अटॉर्नी जनरल है वो सीधे तौर पर केवल एक मुख्य अनुच्छेद है, जो है आर्टिकल 76। उनके शक्ति और विशेषाधिकार की बात की गई है आर्टिकल 76 में। मैं यहां पर लिखते रहूंगा, याद रखना। आर्टिकल 76 में उनके विशेषाधिकार है, उनकी बात की गई है, ठीक है। तो सबसे अच्छा आर्टिकल यही है, आर्टिकल 76। दोस्तों, इसमें कहा गया कि भारत के लिए एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, यानी कि एजी होंगे, जो कौन होंगे, आर्टिकल 76 में। तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी होने की बात कही गई है दोस्तों। यह प्रमुख अनुच्छेद है जो महान्यायवादी के पद की नींव रखता है, ठीक है। कौन सा, आर्टिकल 76, इसमें एक गिवन है। इसके कुछ सब आर्टिकल्स हैं जिसकी चर्चा कर लेते हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल 76 का सब क्लॉज 1। वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई राष्ट्रपति जो होंगे, हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे, मैं कुछ खाली जगह ढूंढता हूं, वहां लिखूंगा, ऊपर लिखता हूं। तो आर्टिकल 76 का जो एक है सब क्लॉज में, उसकी बात कर रहा हूं। तो आर्टिकल 76 एक कहता है कि जो प्रेसिडेंट होंगे दोस्तों, वो ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेंगे, जो एजी नियुक्त करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का, याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। ये आर्टिकल 76 का एक कहता है कि प्रेसिडेंट साहब ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी नियुक्त करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट, समझ रहे आप, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। वही बात करेंगे आर्टिकल 76 का आर्टिकल 2 सब क्लोज 2 है। यहां पर दोस्तों अटॉर्नी जनरल की जो ड्यूटीज हैं, जो हमारे महान्यायवादी हैं, उनके कर्तव्य हैं कि वह भारत सरकार के कानूनी मामलों पर सलाह दें दोस्तों। तो जो जितने भी लीगल एडवाइजर की तरह ये काम करेंगे, और ये जो है क्या, कानूनी मामलों पर सलाह देंगे और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कार्यों को पूरा करेंगे। मान लो राष्ट्रपति ने कोई कानूनी कार्य सौंपा है, तो ये उसको पूरा करेंगे। ये 76 दो में इनके ड्यूटीज है, कर्तव्य दिए गए। वहीं यहां बात करते हैं आर्टिकल 76 का 3 सब क्लॉज 3 की, अपने कर्तव्यों की यानी कि ड्यूटी के पालन में अटॉर्नी जनरल को दोस्तों, ये आर्टिकल 76 में उसका सब क्लॉज 3 में है कि एजी जो है उसको भारत के सभी न्यायालय, यानी कि जो इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं, ऑल कोर्ट्स में सुनवाई का अधिकार है। यानी वो सुनवाई कर सकते हैं, जितने भी इंडिया में कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स में, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है दोस्तों। वही आर्टिकल 76 का सब क्लॉज 4 वो बात करता है कि अटॉर्नी जनरल जो है हमारे न्यायवादी, जो महान्यायवादी हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, आपने क्लॉज सुना होगा कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बाद पद धारण करते हैं। यानी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक जो रेम्युनरेशन है, वो ये प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति से मतलब है कि भाई पार्लियामेंट का उसमें सहयोग होता है, क्योंकि पार्लियामेंट से मिलकर ही चलते हैं राष्ट्रपति जी। तो ये जो पारिश्रमिक है, इनका जो रेम्युनरेशन है, रेम्युनरेशन से मतलब है कि जो वेतन भत्ते हैं या वगैरह जो अलाउमेंट है, जो इनका पारिश्रमिक जो बनेगा, उसको प्राप्त करेंगे, जो प्रेसिडेंट द्वारा निर्धारित होगा दोस्तों। ये आर्टिकल 76 4 में। ये थे आपके 4 आर्टिकल्स जिन पर हमने विशेषकर चर्चा की है। बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स थे दोस्तों, मिस मत करना सेशन। अगर सेशन आपको प्यारा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अब हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी, इस पर अपन चर्चा करेंगे। अच्छा, कुछ और आर्टिकल हैं जो एजी से रिलेटेड है, जिनकी बात मैं आगे करूंगा। चलो, अब आते हैं आपके थ्योरी वाले पार्ट पे। देखिए, भारतीय संविधान के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, यानी कि जो लॉ ऑफिसर होता है,
वहीं आर्टिकल 76 एक जो मैंने ऊपर बताया था, उसके अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्यता रखता है, मतलब अहर्थ है, योग्य है, उसी व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी नियुक्त करेगा। यह आर्टिकल 76 में है और नियुक्ति करने का काम है किसका? प्रेसिडेंट साहब का। ये बात याद रखना। वही आर्टिकल 76(2) कहता है, 76(2) कहता है कि महान्यायवादी का कर्तव्य होगा, यहाँ ड्यूटीज है उनकी, कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी यानी कि जो लीगल रिलेटेड मैटर है उन विषयों पर सलाह देगा और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करेगा जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करते रहेंगे या उन्हें सौंपते रहेंगे। उन कर्तव्य जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उनको निर्वहन करेगा जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए होंगे। दोस्तों, ये बात आर्टिकल 76(2) में अटॉर्नी जनरल के लिए बोली गई। वही पार्ट 3 है, आर्टिकल 76(3) का पार्ट 3। इसमें अपने कर्तव्यों के पालन यानी कि जो मैंने ड्यूटीज है उनकी, जो अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज है उनके पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय, मैंने ऊपर बताया था कि ऑल कोर्ट्स में सुनवाई का अधिकार है। समझ रहे आप, सुनवाई करने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 76(4) के अनुसार महान्यायवादी यानी कि जो अटॉर्नी जनरल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और ऐसा पारस्परिक प्राप्त करेंगे जो राष्ट्रपति अवधारित करते हैं। यही बात मैंने ऊपर समझाई। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है कि आर्टिकल 88 क्या कहता है। दोस्तों, आर्टिकल 88 अनुच्छेद 288 है जो उस संसद के संबंध में अधिकार है कि ये पार्लियामेंट के संबंध में कुछ अधिकार देता है। इसके तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में, दोनों सदनों से मतलब है राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदनों की कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं। समझ रहे हैं, ये यहां पर एक क्या है, कैच है, यानी वोटिंग राइट्स एजी के पास नहीं है। दोस्तों, वोटिंग राइट्स का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन वो राज्यसभा और लोकसभा इनकी दोनों सदनों की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो आर्टिकल 88 है, 88 है, ये एजी को विशेष शक्ति देता है कि वो संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक में, याद रखना, उनकी अगर जॉइंट सिटिंग हुई है वहां पर भी, और संसद के किसी भी समिति में जिसका वह अगर सदस्य नामांकित है, ये समझ रहे हैं, जॉइंट सिटिंग में भी अगर वो संसद की किसी भी समिति यानी किसी भी कमेटी में, दोस्तों समझ रहे हैं आप, किसी भी कमेटी में अगर वो मेंबर है, नामांकित हुए, नॉमिनेट हुए, तो उनमें कार्रवाई में बोलने, स्पीक करने और भाग लेने का अधिकार है। उनको वोट करने का राइट नहीं है, उन्हें सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है। ये बात मैंने ऊपर स्पेशली बोली है। गॉट पॉइंट? चलो, इसे एक संसद सदस्य भी, इसे एक संसद सदस्य भी, अच्छा कुछ एक और आर्टिकल देख लेता हूं मैं इसके, जो इनके विशेषाधिकारों से रिलेटेड है। मिटा देता हूं ये वाली चीज, ठीक है, ज्यादा मतलब घिचपिच नहीं होगा। चलो, कुछ एक आर्टिकल और हैं जो इनसे रिलेटेड है। मैं एजी की बात कर रहा हूं फिलहाल, कुछ आर्टिकल यहां देखेंगे। देखो, आर्टिकल 105 मैं यहां पे बात करने वाला हूं, आर्टिकल 105 की, आर्टिकल 105 की। ये क्या करता है आर्टिकल 105? शक्तियां हैं, कुछ स्पेशल पावर है और कुछ प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, यानी शक्तियों और विशेषाधिकार की बात की गई है। तो आर्टिकल 105 जो है, इस अनुच्छेद के तहत दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल हैं, जो हमारे महान्यायवादी हैं, उनको वे सभी शक्तियां यानी पावर, विशेषाधिकार और इम्यूनिटीज प्राप्त होती हैं जो संसद के सदस्य, जो एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको मिलती है। दोस्तों, तो आर्टिकल 105 उनको स्पेशल प्रिविलेज देता है कि जितने भी विशेषाधिकार और इम्यूनिटीज हैं वो संसद के सदस्य जो एमपी को प्राप्त होती हैं, वो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्राप्त होती है। ये बात याद रखना। पॉइंट। वहीं आर्टिकल 143 भी यहां बता देता हूं मैं, यहीं पे आपको पता होगा, आर्टिकल 143 में से 143 राष्ट्रपति की सहायता, मतलब एड एंड एडवाइस करता है सुप्रीम कोर्ट। वहां पर एजी के बारे में नहीं है, बट ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी भी कानूनी सलाह पर सलाह मांगते हैं। ये सब आर्टिकल 143 है प्रेसिडेंट के बारे में, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। गॉट पॉइंट? वहीं अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड एडवोकेट जनरल होते हैं जो आर्टिकल 165 में है। इस पर नेक्स्ट चर्चा करेंगे जब आएंगे। और ये जो आर्टिकल 165 में होते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए होते हैं। इनको कौन चुनता है? गवर्नर चुनता है, ठीक है। गवर्नर इनको राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, उसके जो जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनको देखरेख करते हैं ये महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। गॉट पॉइंट? तो यहां पर ये मामला खत्म हो जाता है। आर्टिकल 165 भी याद रखना। आप मेरी बात से सहमत हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर दे रखा है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों
संसद सदस्य की तरह भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं, ये आर्टिकल 105 में मैंने बताया। वहीं आर्टिकल 165 के अनुसार, आर्टिकल 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का, यानी हम समझ रहे हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट था, यहां पर है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता रखता है, किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। इस आर्टिकल का 165 का सब क्लोज 2 कहता है कि वह राज्य सरकार के विधि संबंधी विषयों पर परामर्श यानी कि एडवाइस देगा। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। वहीं अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वह राज्यपाल यानी कि जो हमारे गवर्नर हैं, स्टेट के गवर्नर होंगे, उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारस्परिक यानी कि जो वेतन भत्ते हैं वो प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करेंगे। राज्यपाल से मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो हमारी असेंबली होती है, स्टेट असेंबली के साथ मिलकर, जैसे वहां पर प्रेसिडेंट के साथ पार्लियामेंट मिलकर काम करेगी। आई होप सो गॉट माय पॉइंट, ये बात आप मेरी समझ के होंगे। चलिए अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 148 पे, क्योंकि यहां पर बात करेंगे हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, कैग की बात हो रही है, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है, कैग की बात हो रही है। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि जो कैग है यह पद भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से है। अंबेडकर साहब ने दोस्तों, जो बी आर अम्बेडकर साहब थे हमारे, उन्होंने कहा था कि इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। बी आर अम्बेडकर ने कैग को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था, क्योंकि ये दोस्तों लिमिटेशंस लगाता है, ये हमारी लिमिटेशंस लगाता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, क्योंकि कैग जो है कुछ चीजों को लिमिट करता है, कुछ चीजों को रोकता है, तो पार्लियामेंट या बहुत सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो करती है। अब है थोड़ा लीगल बात करते हैं। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, ये आर्टिकल की बात कर रहा हूं, 148 से 151 तक ये कैग के बारे में विस्तार है दोस्तों, कैग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। और पार्ट कौन सा है, भाग जो है वो भाग है 5, भाग 5 में, जो भाग 5 है, पार्ट 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के बारे में डिटेलिंग में चर्चा की गई, समझ रहे आप। तो ये अब बात करेंगे अपन, देखते हैं क्या है। आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। दोस्तों याद रखना, नियुक्ति करने का काम है प्रेसिडेंट साहब का, तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधार से हटाया जाएगा। रिमूवल की बात कर रहा हूं मैं, रिमूवल कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रीति एवं आधार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस हिसाब से हटाते हैं, उसी हिसाब से आप कैग को हटाएंगे दोस्तों, समझ रहे आप। जो आप इनएफिशिएंट और क्या नाम है, उस तरीके से इनएफिशिएंटी वगैरह दिखाकर, यानी आपको काम करने का तरीका नहीं है, उससे हटाने का काम होता है, उसी तरीके से आप कैग को हटा सकते हैं। ऐसे नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि कैग को हटाने का काम विशेष बहुमत से होगा। संसद के, अब आप सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाते हैं, संसद के, पार्लियामेंट के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा द्वारा विशेष बहुमत के साथ उनके सिद्ध कदाचार या असमर्थता, ठीक है, उन पर प्रूव्ड मिस जो बिहेवियर है या उनकी जो इनकैपेसिटी पर प्रस्ताव पारित करके, पहले प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसके बाद उन्हें इस पद से हटाया जाएगा दोस्तों। किससे, विशेष यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाएगा। गॉट। आर्टिकल 148(4) की बात करें, आर्टिकल 148(4) क्या कहता है दोस्तों, उसके अनुसार जो कैग है यानी कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा, समझ रहे, किसी और पद का वो पात्र नहीं होगा। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 65 है, 6 वर्ष या 1 मिनट, 6 वर्ष दोस्तों, 6 ईयर या 65 ईयर्स जो भी पहले हो, उनकी आयु तक होता है। इसको लोक लेखा समिति, जो हमारी लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसकी आंख व कान कहा जाता है। तो कैग को लोक लेखा समिति का आंख व कान भी कहा जाता है। वहीं बात करें आर्टिकल 149 की, ये कैग के कार्य और शक्तियां दोस्तों, इसमें याद रखना, भारत के कैग की कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करता है। वहीं आर्टिकल 150 की बात करता हूं मैं एक और बार, आर्टिकल जो 150 है, 150 यहाँ पर, ये 150 क्या कहता है, खातों का जो प्रारूप है, जो राष्ट्रपति कैग की सलाह पर यह तय करते हैं कि केंद्र और राज्य के खातों के किस रूप में रखे जाए, यानी कि जो सेंटर है और स्टेट के खाते किस रूप में रखे जाए, ये आर्टिकल 150 में रखा जाता है दोस्तों। आर्टिकल 151, इसके अनुसार जो भारत के कैग हैं वो संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रेसिडेंट के सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्तों, जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट है, कैग अपनी रिपोर्ट
राष्ट्रपति यानी कि केंद्र के लिए वो राष्ट्रपति के समक्ष और राज्यपाल के समक्ष, गवर्नर के समक्ष ये राज्य के लिए सौंपता है, जिन्हें संसद या विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है, क्योंकि केंद्र में वो पार्लियामेंट और विधानमंडल में यानी कि जो स्टेट असेंबली है उनके पटल पर रखी जाती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अनुच्छेद 151 सॉरी, ये इसके अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे और संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया और इस अधिनियम को 1976 में दोस्तों केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। वहीं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग साहब राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। और राष्ट्रपति साहब इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखते हैं। तो प्रेसिडेंट इनको जितने भी जो संसद के दोनों सदन यानी कि पार्लियामेंट के सभा पटल पर रखने का काम राष्ट्रपति साहब का है। गॉट माय पॉइंट। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इनकी विशेषताएं और एक उनकी भूमिका की बात कर लेते हैं। देखो, लोक वित्त का संरक्षक होता है, इनकी जो कैग है हमारे, कैग जो है जो लोक वित्त जो हमारा पब्लिक फाइनेंस के संरक्षक होता है। कैग दोस्तों भारत की संचित निधि से बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि और आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों को ऑडिट करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल बताता हूं, उनको क्या करते हैं, ये ऑडिट करते हैं। कैग का काम है कि वो ऑडिट करते हैं। इनको स्वतंत्रता है, ऑटोनोमस मिली हुई है। कैग को सुरक्षा प्रदान की गई है कि ताकि वह बिना किसी दबाव के काम कर सके। उनका वेतन और सेवा शर्तें उनके कार्यकाल के दौरान, उनका जो टाइम पीरियड है दोस्तों उस दौरान के उस कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जा सकती, उनको कम नहीं किया जा सकता। उनका कार्यकाल मैंने बताया 6 से 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और संसद के पद उत्तरदायी होते हैं, पार्लियामेंट के पद उत्तरदायी होना उनका काम है। कैग दोस्तों जो कैग है वो लोक लेखा समिति यानी कि जो हमारी पीएससी है, पब्लिक अकाउंट, भाई ये लिखा ही नहीं जाता पी, इसके लिए क्या करना चाहिए अगर आपको समझ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, पता नहीं गड़बड़ हो जाता है। तो कैग दोस्तों क्या करते हैं, जो हमारी पीएससी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके मित्र होते हैं, दार्शनिक होते हैं और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो कैग दोस्तों पीएससी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ऑडिट होते हैं 3 प्रकार के, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। नंबर 1 होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी विनियोग लेखा होती है, क्या पैसा उसी काम पर खर्च हुआ जिसके लिए आवंटित था, ये होता है आपका एप्रोप्रिएट अकाउंट। मतलब आप एप्रोप्रिएट तरीके से आपने पैसा खर्च किया है, क्या पैसा उसी काम पर खर्च हुआ जिसके लिए आवंटित था। मान लो पैसा खर्च हुआ मनरेगा में, एमजी नरेगा में, तो उसका ऑडिट होगा कि भाई क्या पैसा मनरेगा के जो मजदूर है उनको दिया गया है, तो ये हो गया आपका एप्रोप्रिएट अकाउंट यानी विनियोग लेखा। दूसरा होता है जिससे बोलते हैं फाइनेंस अकाउंट, वित्त लेखा। वित्त लेखा की सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण करना एक कैग का काम है। तीसरा होता है दोस्तों सरकारी उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग बोलते हैं इसे, पब्लिक अंडरटेकिंग्स यानी सरकारी कंपनियों का ऑडिट, लाइक ओएनजीसी हो गया, ठीक है, ओएनजीसी हो गया, जो पीएसयूज हैं, ओएनजीसी हो गया, सेल है, मेल है, डेल वगैरह वगैरह जितनी है उन कंपनियों का ऑडिट ये होता है सरकारी उपक्रम कंपनियों का। एक बार और याद रखी जाए दोस्तों, कैग ऑडिट के बाद अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और इन्हें और जो राष्ट्रपति साहब इसे संसद के दोनों सदनों में, जो पार्लियामेंट के, संसद के, राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष पेश करते हैं या करवाते हैं, कौन, प्रेसिडेंट साहब। ये पूरी कहानी थी हमारे अपने कैग साहब की दोस्तों, ठीक है। चलो मैं रिमूवल और दिखाता हूं एक बार, रिमूवल कैसे किया जा सकता है अच्छे से समझा दूं एक बार, रिमूवल कैग का। और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है कि नहीं, इसकी बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा रह गया दोस्तों, चलो फिर क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। देखो, केवल राष्ट्रपति साहब इनको हटा सकते हैं, मैंने बताया था, प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं संसद की सिफारिश पर। ये मैंने पहले बताया कि पार्लियामेंट की सिफारिश पर राष्ट्रपति साहब कैग साहब को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे कौन है, कैग जो है। इन्हें कैसे हटाया जाएगा, मैंने बताया ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, बहुत कठिन है, तो स्पेशल मेजोरिटी है उससे इनको हटा जाएगा। और कैसे हटाया जाएगा, 2 तरीके से होता है इनको हटाने का। एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनका जो बिहेवियर है वो प्रूव्ड होना चाहिए, मिसबिहेवियर हुआ है,
और ये इनकेपेबल है, इनकेपेसिटी के कारण दो तरीके से इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा मामला है कि रिटायरमेंट, अगर रीअपॉइंटमेंट का कोई मामला है नहीं, देखो इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, यानी कि वो दोबारा किसी भी सरकारी नौकरी के लिए नॉट एलिजिबल है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित यानी कि किया गया है, नॉट एलिजिबल है दोस्तों, काउंटर पॉइंट। और हाँ, कैग अपना रिजाइन करना चाहे तो किसको देंगे, कैग जैसे रिजाइन अपना देना चाहेंगे तो अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन वो राष्ट्रपति को संबोधित करके, प्रेसिडेंट साहब को, ये आ सकता है क्वेश्चन, किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। कैग के वेतन भत्ते और संसद के वोट पर निर्भर करते हैं, यानी ये बात अलग की है। और मैंने बताया कि जो वेतन भत्ते हैं वो कहा प्रेसिडेंट जो है मिलकर पार्लियामेंट के साथ उनको उस तरीके से कंटिजेंसी यानी कि जो हमारा फंड है सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाएंगे, ठीक है। इनका जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, ये बात भी याद रखना दोस्तों। वहीं जो हटाने की प्रक्रिया मैंने बताया कि 48 आर्टिकल 148(1) में दो तरीके से प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो मैंने बताया और इनकैपेसिटी, इन दो आधार पर जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे इनको हटाना पड़ेगा। विशेष बहुमत का मतलब है स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना बहुत जरूरी है, ये बात याद रखना। और प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, कैग दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, जैसे जो अटॉर्नी जनरल थे वैसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, यानी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से उन्हें सुरक्षा सिक्योरिटी प्राप्त है दोस्तों। 148(4) में मैंने बताया इन्हें रीअपॉइंटमेंट के लिए रोका गया, यानी उनकी पुनर्नियुक्ति पर रोक है, बार ऑन रीअपॉइंटमेंट, ये बात भी याद रखना दोस्तों, गॉट माय पॉइंट। चलिए अब मैं एक बार और बता देता हूं, वेतन भत्ते पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यही बात छूट गई है, बाकी का कंप्लीट हो गया ये। चलिए मैं अटॉर्नी जनरल और कैग का क्विक रेफरेंस देता हूं इनके वेतन भत्तों के बारे में। देखो कैग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान उन्हें वेतन मिलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान उन्हें वेतन मिलेगा, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे पार्लियामेंट के मिलकर करीब इनको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, इनको रिटेनर मिलते हैं, फीस वगैरह वो बताऊंगा। और ये जो कैग है इनको दोस्तों भारत की जो संचित निधि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भारत व्यय है उस पर मिलता है, ये भी हालांकि वहीं से मिलते हैं भारत की संचित निधि से। संसद में कैग को कोई वोटिंग नहीं है, सुरक्षित पद नहीं है, ठीक है। और ये कार्यकारी पद है, एजी बताएं। और हाँ, पेंशन के मामले में ये याद रखना, पेंशन जो है कैग को मिलती है, पेंशन के मामले में हकदार है कौन, कैग। कैग जो है पेंशन मिलती है, जबकि अटॉर्नी जनरल का कोई हक नहीं है, उन्हें पेंशन का कोई मामला नहीं है, ये बात याद रखना। पेंशन के मामले में अटॉर्नी जनरल को कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। उनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर मतलब वेतन मिलता है, कैग को, ये मैंने बताया, ये बात याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी उनके वेतन भत्ते वगैरह से रिलेटेड। अब आएंगे क्वेश्चन आंसर पर। मुझे नहीं लगता कि आप एक भी क्वेश्चन को मिस कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस को इजी गोइंग आप हिट कर लोगे अगर आपने सही से अच्छे से समझा हुआ है, तो कुछ भी आप मिस करने जैसी स्थिति में नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। जो भारत सरकार के कानूनी विषय जो लीगल मैटर्स है मैं अभी बता रहा था, उन पर अटॉर्नी जनरल दोस्तों जो आर्टिकल 76 में है, अभी बताया अटॉर्नी जनरल परामर्श देते हैं। आर्टिकल 76(2) ये आर्टिकल भी याद रखना, सब क्लॉज वाले आर्टिकल याद रखना। उसके अनुसार जो अटॉर्नी जनरल है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर एडवाइस देंगे, परामर्श देंगे। वह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इन्हें कौन प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल है ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, पोप्स होते हैं, एक तरीके से प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, ये भारत के महान्यायवादी, ये अटॉर्नी जनरल दोस्तों, गॉट पॉइंट। चलो भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है ये आपको पता होगा, तो अभी संसद द्वारा, सॉरी राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, ये मैंने बात बताई थी अटॉर्नी जनरल को अंडर आर्टिकल 76। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्वारा, और ये इनके वेतन भत्ते वगैरह सैलरी एंड अलाउंसेस डिसाइड करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, मैं महान्यायवादी है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी को यानी प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, यह अटॉर्नी जनरल, फटाफट सी आंसर। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है, जो मुख्य विधि परामर्शदाता है वह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जिन्हें भारत का महान्यायवादी बोला जाता है। आर्टिकल 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को
अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में, मैंने बताया सभी न्यायालयों में, ऑल कोर्ट्स में सुनवाई का अधिकार होता है। पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है भारत सरकार के। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? यह महान्यायवादी को, यानी कि अटॉर्नी जनरल को दोस्तों। किसको? अटॉर्नी जनरल को। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा है। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है, पहला सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ऐसा कहीं प्रावधान है? यस, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उनके हिसाब से योग्यता होनी चाहिए। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऐसा प्रावधान नहीं है। यस, वो दोनों राज्यसभा एवं लोकसभा में उन्हें सुनवाई का अधिकार है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, नो। उन्हें प्रेसिडेंट साहब इजी गोइंग तरीके से हटा सकते हैं। तीनों चार गलत है, आंसर इज 1 और 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस और पीसीएस दोनों में आया क्वेश्चन है, आरओ में। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में, अटॉर्नी जनरल में, वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदन में, सदन की संयुक्त बैठक में भी, मैंने बताया था जॉइंट सिटिंग में, और संसद की किसी भी समिति में, अगर वो किसी समिति का नामांकित सदस्य यानी उनको नॉमिनेट किया गया है, अगर वो सदस्य के रूप में दिया गया है तो वो बोल सकता है और भाग ले सकता है, किंतु अपना मतदान नहीं दे सकता, यानी उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। आर्टिकल 88 में ऐसा कहा गया दोस्तों। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, जो आर्टिकल 76(4) में गिवन है। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। प्रेसिडेंट जब चाहे उनको पदच्युत कर सकते हैं, यानी कि उनको अपने पद से हटा सकते हैं। तो आंसर इज 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्हता होगा, यानी कि उसके लिए एलिजिबल होगा दोस्तों। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर केवल सी, क्योंकि ऊपर बात हुई थी कि जो पारिश्रमिक है वो राष्ट्रपति करेंगे निर्धारित, प्रेसिडेंट करेंगे ना कि पार्लियामेंट। आंसर इज ए। नोट पॉइंट। चलो, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य होनी चाहिए, और व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। आर्टिकल 76(4) के अनुसार महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे। याद रखना, पार्लियामेंट नहीं, राष्ट्रपति पद धारित करेंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। महान्यायवादी के बारे में। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान नहीं दे सकता। चौथा गलत है, जहां चौथा गलत है उसको हटा दो, 1, 2, 3 सही है। संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद जो है 88 में कहा गया कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठकों या संसद की किसी भी समिति में जिसका उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले यानी कि बोल सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। नोट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? यह भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को दोस्तों। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कर सकते, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं कर सकते, राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार एनएसए भी नहीं कर सकते, लेकिन भारत के महान्यायवादी को पार्लियामेंट को दोस्तों, याद रखना, पार्लियामेंट को संबोधित करने का अधिकार है, यानी वो पार्लियामेंट को संबोधित कर सकता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट यानी कि संसद के किसी सदन के सदस्य ना होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? यह महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। गॉट पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आएंगे, क्या है 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में, यानी कि दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने या किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। नो वोटिंग राइट्स। दैट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? दैट इज अटॉर्नी जनरल। दैट इज अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्रवाई में महान्यायवादी यानी कि जो अटॉर्नी जनरल भाग ले सकते हैं,
चूंकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता। याद रखना, जो राष्ट्रपति हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो संसद यानी कि पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते। ऐसा क्वेश्चन पीछे 2025 में आया हुआ था, याद रखना, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था यहां से। इसलिए यहां उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है, लेकिन सदन के सिर्फ एक एमपी होते हैं, वो सिंपल एमपी, और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकते हैं। और यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने की बात हो तो वह उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में होती है। साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी ऑफिसर शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख या राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसी आधार पर बिहार लोकसभा आयोग में इसका उत्तर अटॉर्नी जनरल वाला, जो हमारे हिसाब से भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? दैट इज महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति भी और अटॉर्नी जनरल भी। दोस्तों दोनों आंसर सही है, ए या सी। वैसे आप यहां लगाएंगे अटॉर्नी जनरल आंसर। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है, उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, वोटिंग राइट्स नहीं है, उसे संसद में मत देने का अधिकार है, नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कह रहे कौन सा सही नहीं है? सी सही नहीं है दोस्तों, सी और डी वाला भी कह सकते हो। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ऑफ इंडिया, इन्हें एसजीआई बोलते हैं। ये दोस्तों अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी होते हैं, उन्हें कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये अटॉर्नी जनरल के उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये जो होते हैं ये हेल्प करते हैं अटॉर्नी जनरल को किसी भी कानूनी सलाहकार पे। भारत का सॉलिसिटर होता है दोस्तों एक न्यायिक सलाहकार, ठीक है। क्या होता है ये? भारत का सॉलिसिटर एक न्यायिक सलाहकार होता है, याद रखना, एक न्यायिक सलाहकार होता है, जुडिशरी एडवाइजर होता है दोस्तों, ठीक है। चलो, एडवोकेट जनरल जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी आपने ऊपर देखा, इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करेंगे। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ये देते हैं एडवोकेट जनरल। आर्टिकल मैंने ऊपर बताए थे, वैसे 165(2) सब क्लॉज 2 में, वैसे 165 में भी है। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर, तो राज्य सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 165(2) में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, अब इसको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर अपॉइंट करेंगे, गवर्नर। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करता हो किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया बना सकता है, नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है कौन? गवर्नर। 165(1) कहता है कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 103 कहता है कि वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? महाधिवक्ता। दोस्तों राज्य सरकार की बात हो रही है, अरे केंद्र की बात होती तो महान्यायवादी। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने का अधिकृत है महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, राज्य में अभी बताया था गवर्नर करते हैं, तो यहां पर गलत हो गया। उसके द्वारा राज्य की राज्यपाल की अनुसार की जाती है, नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की, हाईकोर्ट की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता में। कह रहे कौन सा सही है? डी, ना तो 1 ना ही 2, डी इज आंसर रिगार्डिंग दिस, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता यानी कि अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। कथन 1 गलत हो गया। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत जो एडवाइजरी है दोस्तों वो आर्टिकल 143 में है, मैंने बताया ऊपर। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है, सर्वोच्च न्यायालय एडवाइस देता है, किसको देता है? प्रेसिडेंट साहब को दोस्तों। तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है। तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्या है? मूल है और अपीलीय। और जो सलाहकारी है वो किसके? सुप्रीम कोर्ट की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 151 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। याद रखना, पार्लियामेंट में नहीं, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। और 151(2) जो आर्टिकल है
उसके अनुसार राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण, उसकी रिपोर्ट जो है किसको सौंपेंगे? गवर्नर को। पॉइंट। क्वेश्चन नंबर है 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या ज्ञान की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ये आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है, मैंने ऊपर भी बताए थे, याद रखना। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत किया गया? भारत के राष्ट्रपति को। ये याद रखना, कैग दोस्तों पार्ट 5 में, भाग 5 में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? किसके द्वारा? संसदीय अधिनियम द्वारा? नहीं, यह किया गया था दोस्तों संविधान द्वारा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कैग का, उनके पद का सृजन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पाएंगे क्या है? भारत के कैग, उनके पद पर नियुक्ति कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 ईयर, जो भी पहले हो दोस्तों। 148(3) के अनुसार जो कैग है सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया। अतः संसद ने सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया और उसमें कहा गया कि उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा या फिर अधिकतम मैक्सिमम 65 वर्ष की उम्र तक वो सेवारत रह सकते हैं। इनमें से जो भी पहले हो वो मान लिया जाएगा। गॉट माय पॉइंट? और भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है, ये मैंने ऊपर बताया। और सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य होते हैं, यानी कि उनका रीअपॉइंटमेंट किसी भी सरकारी ऑफिस में नहीं हो सकता। ये बात भी सत्य है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यानी उनको अपने पद से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। डी गलत है। उनको पार्लियामेंट के द्वारा एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, मैंने ऊपर बताया, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, अगर दो इन पर कोई भी आरोप लगे तभी उनको एज ए सुप्रीम कोर्ट जज हटाया जाएगा, और वो भी पार्लियामेंट के दोस्तों, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि जो सदन में उपस्थित हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी के द्वारा उनको हटाया जाएगा। देखिए 148(1) के अनुसार जो कैग है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते, यानी अपने पद से नहीं हटा सकते, बल्कि उसे उसी रीति और उन्हीं आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची सेकंड जो शेड्यूल है दोस्तों, उसका प्रावधान है 12(1) के तहत भारत के कैग को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर वेतन दिया जाएगा, और 148(4) के तहत उन्हें रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार, समझना, सेंट्रल या स्टेट किसी भी सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं वो, मतलब उनका रीअपॉइंटमेंट कहीं भी पॉसिबल नहीं। नोट पॉइंट। भारत के कैग उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो यह है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, मैंने ऊपर बताया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। कैग का कर्तव्य न केवल व्यय यानी एक्सपेंडिचर की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी है। ठीक है। दूसरा, उसे वित्तीय प्रशासन यानी कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है दोस्तों। ए याद होना सही है, आर एक सही व्याख्या यानी कि बी इज द राइट आंसर, आर एस का क्वेश्चन। कैग का कर्तव्य है कि जो व्यय है, व्यय की वैधता, वैलिडिटी और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना, क्योंकि उसे यह निर्धारित करता है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन करना या अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं, ये उनके प्रावधान में होना चाहिए। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है और एक एक्सप्लेनेशन भी सही से कर रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? तो यह डी दोस्तों, बाकी के तीनों है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और वह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ऐसा उनके कंट्रोल में नहीं है, ये गलत है। ये तीनों सही है। भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उससे होने वाले जितने भी व्यय हैं सभी एक्सपेंडिचर को उनका लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये कैग का काम है दोस्तों। दूसरा, आकस्मिकता निधि यानी कि जो कंटिजेंसी फंड है और लोक सेवाओं लेखाओं यानी जो पब्लिक कमेटी है, उनके होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी ठीक है। और सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की, जो हानि हो रही है उन लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी कैग का काम है दोस्तों। तीनों कैग के काम है, डी वाला नहीं है। ठीक है। देखिए क्या है, कैग जो है
सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण का कार्य नहीं कर सकता, बल्कि इसके लेखा परीक्षा का काम करता है। नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य है। नंबर 1, वह केंद्र तथा राज्य सरकार के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों यानी एक्सपेंडिचर एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की लेखा परीक्षा करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करता है। वह सरकारी कंपनियों एवं निगम जो कॉर्पोरेशन हैं उनके लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैग दोस्तों अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर यानी जो फाइनेंस पर नियंत्रक का कार्य ना करके केवल उसकी परीक्षा यानी कि एग्जामिन करता है। उसका कंट्रोल कुछ नहीं है, ये याद रखना, नथिंग लाइक कंट्रोल। परीक्षा मतलब एग्जामिन करने का काम है, ठीक है। जबकि ब्रिटेन का जो कैग है उसे दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। ब्रिटेन में कैग को भाई दोनों अधिकार हैं, दोनों अधिकार यानी कि वो एग्जामिन तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो फाइनेंस है उस पर कंट्रोल भी करता है दोस्तों। गुड पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपोर्टेंट, चलो देखते हैं। कैग दोस्तों होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, कैग का ये कर्तव्य हो गया, उनकी ड्यूटी है। वही नियंत्रक मालिका परीक्षा यानी कैग को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार या स्टॉक के लेखाओं को लेखा परीक्षा करना, उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। सही आपको चुनाव करना है, दोनों सकते हैं, दोनों काम कैग कर सकते हैं दोस्तों, याद रखना, दोनों काम कैग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कितना टफ टाइप लग रहा है ना, लंबा क्वेश्चन है, इस बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित रखने के साथ साथ भारत में नियंत्रक मालिका परीक्षा यानी कैग के कार्यालय का महत्व क्या है। देखो समझो, कैग जो है संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। देखो कंट्रोल नहीं है, मैंने ऊपर बताया कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ एग्जामिन करने का काम है। एग्जामिन कर सकता है, नॉट ए कंट्रोल, सिर्फ परीक्षा कर सकता है। तो पहला गलत हो गया। कैग की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उस पर विचार विमर्श करती है, ठीक है, ये भी सही है। और कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्हें लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है, ये भी बता सकते हैं। चौथा क्या है, कैग को दोस्तों ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, जुडिशरी की कोई शक्ति प्राप्त है कैग को, देखते हैं, जो सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय कानून का उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो चौथा भी गलत है। तो आंसर पहला और चौथा गलत, आंसर आ गया सी। पहला सही कौन सा है, सी दोस्तों। क्या है, आर्टिकल 148 एक के तहत भारत का कैग पद का सृजन किया गया, जिसे संघ यानी कि आर्टिकल जो भाग 5 है, पार्ट 5 के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित और उन पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है। इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं। दोनों क्या है, प्रश्नगत कथन सही नहीं है, जो 3 और 4 है। नोट पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे, खतरनाक क्वेश्चन। कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, संसद की। तो लास्ट में कार्रवाई करेगी उसकी जिम्मेदारी किसकी है, पार्लियामेंट की। संविधान के अनुच्छेद 151 एक के तहत नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है, भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक, ये होता है कैग, ठीक है। आर्टिकल 149 में इसके कर्तव्य एवं शक्तियां वर्णित है, याद रखना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कैग की कर्तव्य को निर्धारित करता है, आर्टिकल 149। इसके ड्यूटीज हैं दोस्तों, याद रखना, इसकी ड्यूटीज हैं, इसकी कैग की ड्यूटीज हैं इसमें 149। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, पर अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों के संबंध पर नहीं, ठीक है। ये भी थोड़ा मामला पेचीदा है। देखो आर्टिकल 148 में दोस्तों क्या है, भारत के कैग को जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, उसे उसके पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। आर्टिकल 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को साबित कदाचार यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये 2 मामले होते हैं।
इनके आधार पर, इनकी असमर्थता यानी इनकैपेसिटी के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनकी पद से हटाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। यानी कि संसद के लिए 3 सत्र होते हैं, मानसून, बजट और ठीक है समर सेशन। इसमें एक ही सत्र में ऐसा होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए जिससे कि राष्ट्रपति उनको हटा सके। गॉट माय पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे। कैग निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। जो कैग है वो एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका मित्र एवं मार्गदर्शक होते हैं कैग साहब। गॉट माय पॉइंट। चलो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 की बात करेंगे कि भाई किस वर्ष में अकाउंटिंग का ऑडिटिंग, जो अकाउंटिंग की ऑडिटिंग की बात हो रही है, अकाउंटिंग की ऑडिटिंग यानी कि लेखा परीक्षा से अलग किया गया। यानी अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से दोस्तों जो ऑडिट करता था उसको अलग किया गया और कैग का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया। यानी उनको ऑडिट, सिर्फ ऑडिट करने का काम दिया गया। ये किया गया 1976 में, क्योंकि सीएजी का अधिनियम आया 1971 में। वर्ष 1976 में संशोधन किया गया कि केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग तक सीमित रह गया। और 1976 में केंद्र में लेखांकन यानी अकाउंटिंग के मामले में उसका कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस उसकी सहायता से किया गया। हालांकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपयुक्त दोनों ही दायित्व यानी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है। याद रखना, राज्य के स्तर पर हमारा क्या अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम करता है। ये बात महत्वपूर्ण है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देख लो भाई। 1971 का संशोधन महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियां और अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण का पृथक करते हुए कैग के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन था 1976 में। राज्य के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है कौन? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसको करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे बोलते हैं अपन कैग। कैग के द्वारा ही उनकी समीक्षा वगैरह की जाती है और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों की जाती है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? कैग को दोस्तों। भारतीय संविधान के तहत जो कैग है वो लोक निधि का सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है अतः लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है कैग को। 46 में आएंगे। भारत के कैग क्या कार्य करते हैं? उनका काम है लोक वित्त के संरक्षक के रूप में काम करना। बी, भारतीय संविधान में अम्बेडकर ने कहा कि भाई नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू बने भारत के 14वें कैग दोस्तों, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, याद रखना। अब आते हैं 48। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच कराना है आपको। भारत का उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों क्या? ये होता है राज्यसभा से। ठीक है, ये नंबर 3 आ गया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है लोक लेखा समिति से, यानी कि 1 आ गया। भारत का महाधिवक्ता होता है, ये क्या होता है? उच्चतम न्यायालय यानी हाईकोर्ट के जज जैसी क्वालिफिकेशन। और महान्यायवादी होता है लोकसभा की बैठक में पार्ट लेता है। आंसर आ गया 3, 1, 4, 2। ठीक है, ए इज राइट आंसर, देख सकते हो आप यहाँ पर। 49 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। जो लोक वित्त है यानी कि पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, इसका संबंध व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। पूछा है अंतर्गत आते हैं, कौन सा विकल्प गलत है? ये वाला। जबकि पब्लिक जो खर्च है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन, ये तीनों आते हैं। डी वाला गलत है। ठीक है, चलो अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है वरीयता अनुक्रम, यानी सक्सेसिव की बात हो रही है। कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। जैसे वरीयता की बात होगी, यानी कि सबसे बड़े राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, ऐसे करके सक्सेसर की बात हो रही है, यानी क्रोनोलॉजी की बात होगी, जिसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब यहां तक सेशन आपको प्यारा लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें
देखो डिटेलिंग वीडियो मैं करा रहा हूँ पॉलिटी का, अगर आप यहाँ से बखूबी कर ले जाते हैं, सारे जितने भी मैं डिटेलिंग के साथ वीडियो करा रहा हूँ उनको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ देख लेते हैं, तो आप पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन, ये मेरा वादा है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। विद आर्टिकल विद डिटेलिंग, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुन लो, जो मैं लिख रहा हूँ उसको अच्छे से देख लो, आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट? ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और ज्यादा से ज्यादा, और बेल बटन पर, आइकन वाले बटन पर क्लिक कर लें, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंच जाएगा। और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने बुजुर्गों का